नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। दुनिया में तरक्की तो रोज हो रही है और दिन ब दिन हमारी सुविधाएं भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ठीक इसी वक्त जब आपको ये पता चले कि दुनिया में लाखों बच्चे हर साल भूख से मर जाते हैं, तो विकास की सारी तस्वीरें बदरंग हो जाती हैं। विशेष में आज हम इसी भूखी आबादी की बात करेंगे। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जारी हुई। भारत इस सूची में 97 नंबर पर है। यहाँ हर साल कुपोषण और भूख के चलते लाखों बच्चे दम तोड़ जाते हैं। योजनाएं तमाम बनी, लेकिन लक्ष्य से हम आज भी दूर खड़े हैं। अगले आधे घंटे हम कुपोषण और भूख के मामले, इसको रोकने के लिए उठाए गए कदम समेत कई मुद्दों पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग में भारत की स्थिति काफी गंभीर बताई गई है। इसके मुताबिक भारत के 15% आबादी को उचित मात्रा और अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन नहीं मिल रहा है। हंगर इंडेक्स सूची में भारत बांग्लादेश और नेपाल से निचले पायदान पर है। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूख सूचकांक के मुताबिक एशियाई देशों में भारत के हालात बेहद खराब हैं। सूचकांक के मुताबिक यहाँ की 15% जनसंख्या खाने की उचित मात्रा और बेहतर गुणवत्ता से महरूम है। भारत में 39% बच्चे अविकसित हैं, जबकि आबादी का 15.2% हिस्सा कुपोषण का शिकार है। रिपोर्ट में इसकी वजह गरीबी, बेरोजगारी, स्वच्छता की कमी, सुरक्षित पेयजल का अभाव और प्रभावी स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं होना बताई गई है। We have plus or minus 200 million people in India who are in that category of either hungry or malnourished. 200 million people, which is a significant number. So clearly there is a lot that needs to still be done. In fact, I think I can safely say that SDG 2 cannot be achieved globally if it is not achieved in India. सूचकांक के मुताबिक दक्षिण एशिया के कई गरीब और छोटे देशों के हालात भारत से बेहतर हैं। 118 देशों की सूची में चीन 27वें नंबर पर है, नेपाल 72वें, म्यांमार 75वें, श्रीलंका 84वें और बांग्लादेश 90वें स्थान पर है। इस सूची में भारत को 97वें स्थान दिया गया है, तो वहीं पाकिस्तान 107वें स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत का कुल स्कोर 28.5 है। ये विकासशील देशों के औसत स्कोर 21.3 की तुलना में काफी ज्यादा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसमें जो विकासशील डेवलपिंग कंट्री है 118, उसमें भारत का स्थान जो है 97 है। एक और आंकड़ा के मुताबिक जो है, जो 42% बच्चे हैं वो अंडरवेट हैं। हालांकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पिछले कुछ सालों की तुलना में भारत की स्थिति में सुधार दर्ज किया गया है। 1992 में भारत का स्थान 76वां था। 2000 में भारत 83वें पायदान पर था। 2008 में 102वें नंबर पर पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बढ़ रहा है। दुनिया में भुखमरी के शिकार कुल आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा भारत में रहता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 4.8% है। देश में रोजाना तकरीबन 6000 बच्चों की मौत भूख और कुपोषण की वजह से हो जाती है। ज़रूरत ये है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, शासन में राजनीतिज्ञ हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना कि ये भी एक बड़ी भारी समस्या है, जिसमें कि हिंदुस्तान में कम से कम 20-30% व्यक्ति ऐसे हैं जो भुखमरी के शिकार हैं, जिन्हें पूरे वक्त खाना नहीं मिलता है या न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है। इंडेक्स हर साल ताज़ा आंकड़ों के साथ जारी किया जाता है। इस सूचकांक के जरिए दुनिया भर में भूख के खिलाफ चल रहे अभियान की उपलब्धियों और नाकामियों को बताया जाता है। इसकी शुरुआत 2006 में
इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की थी। ये रिपोर्ट देश की कुपोषित आबादी, 5 साल से कम उम्र के कुपोषित बच्चे और इसी आयु वर्ग की शिशु मृत्यु दर के आधार पर बनाई गई है। इस सूचकांक के जरिए बताया जाता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में लोगों को खाने की चीजें कैसी और कितनी मिलती हैं। पंचानन मिश्रा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। भुखमरी और कुपोषण के तार गरीबी से जुड़े हैं और भारत इस मामले में भी बदतर हालात में है। गरीबी बच्चों के लिए मुसीबत का सबब है। यूनिसेफ के मुताबिक भारत में दुनिया के करीब 30% गरीब बच्चे रहते हैं। ये बेहद गरीबी में जीवन गुजारने वाले युवाओं की कुल संख्या का तकरीबन 2 गुना है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में दुनिया से गरीबी मिटाने पर एक अध्ययन किया। विश्व बैंक और यूनिसेफ की इस साझा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में करीब 38.5 करोड़ बच्चे बेहद गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। इस इलाके में दुनिया के कुल गरीब बच्चों की 50% से ज्यादा आबादी है। दूसरे स्थान पर दक्षिण एशिया है, जहां कुल गरीब बच्चों की संख्या करीब 36% है। इसमें से भी 30% अकेले भारत में है। भारत के ग्रामीण इलाकों में हालत बेहद खराब है। यहाँ हर 5 में से 4 बच्चों को गरीबी और भुखमरी झेलनी पड़ रही है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके कंपैरिजन में आज की डेट में आप उसको कंपेयर करें तो गरीबी में काफ़ी कमी आई है। आंकड़ों की बात करेंगे तो करीब आज की डेट में करीब 26% जो हमारी आबादी है वो गरीबी की रेखा के नीचे है, जो कभी बहुत ज़्यादा होती थी। इसका जो मुख्य रीज़न है कि हमारा काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहता है और खेती पे आधारित है। विश्व बैंक के मुताबिक विकासशील देशों में हालात बेहद खराब हैं। यहाँ 89.6 करोड़ लोग $1.90 यानी करीब 127 रुपए प्रति दिन से कम आय में गुजर बसर करते हैं। भारत की कुल आबादी का 30% से ज्यादा हिस्सा $1.90 यानी करीब 127 रुपए प्रति दिन से कम पर जी रहे हैं। ये किसी भी देश में रहने वाले गरीबों की सबसे ज्यादा आबादी है। ये गरीबी से जूझ रहे नाइजीरिया में रहने वाले कुल गरीबों का करीब 2.5 गुना से ज्यादा है। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे रूरल एरियाज़ में आमदनी लोगों की कृषि से उतनी नहीं बढ़ी जितनी कि और सेक्टर्स में, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है या सर्विसेज का सेक्टर है, उसमें जितनी आमदनी की ग्रोथ हुई है उतनी कृषि में नहीं हुई। इसलिए गरीबी थोड़ा सा कम हुई है, बट उतनी नहीं कम हुई जितना कि हमें उम्मीद थी। रिपोर्ट में कहा गया कि दक्षिण एशिया और अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में गरीबी से निपटने की कोशिश पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई है। इन इलाकों में गरीबी के चलते बच्चे कुपोषण और अशिक्षा के शिकार बन रहे हैं। विश्व बैंक के मुताबिक गरीबी से निपटने के लिए भारी निवेश और योजनाओं को सही तरीके से लागू करने की सख्त जरूरत है। एशिया और अफ्रीका में स्कूल, पीने का पानी, साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं तक बड़े तबके की पहुंच नहीं है और ये चिंताजनक है। पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना पड़ेगा। इस हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में कोई भी देश वो इस हालत में नहीं पहुंचा कि वहाँ गरीब ना हो, और साधन आपके लिमिटेड है। दूसरा ये है कि आपको एजुकेशन का लेवल और स्किल डेवलपमेंट का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हर एक गरीब फैमिली से एक एडल्ट मेंबर ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको कोई ना कोई काम मिले और अच्छा इनकम कमाए।
इस रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया को छोड़कर बाकी दुनिया में साझा समृद्धि की कोशिशों के नतीजे बेहतर रहे हैं। जिन देशों में गरीबी और अमीरों के बीच फासला बढ़ा है, भारत उनमें से एक है। ब्राजील में आमदनी के निचले स्तर पर जीवन गुजारने वाली 40% आबादी की औसत आमदनी $1,819 थी। भारत में निचली आमदनी वाले 40% लोग महज $664 कमाते हैं। ये एक औसत गरीब अमेरिकी की आमदनी का महज 13वां हिस्सा है। भाई गरीबी का दो तरह का डेफिनेशन है। एक तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कि जिसमें आपको मिनिमम जितना चाहिए खाने के लिए, पहनने के लिए, वो भी नहीं है। और एक है रिलेटिव वे में कि आप एक तरफ तो आपके पास अंबानी अदानी जैसे धनी लोग हैं और एक तरफ सड़क पे सोने वाले स्लम डवेलर्स भी हैं। तो एक इनइक्वालिटी बढ़ते जाती है। एशिया में दुनिया के आधे से ज्यादा गरीब रहते हैं। बढ़ती आबादी, संसाधनों का अभाव, हिंसा, नौकरियों की कमी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता एशिया में गरीबी और भुखमरी की बड़ी वजह हैं। भारत समेत तमाम देशों में बढ़ती गरीबी और भुखमरी की मार सबसे ज्यादा बच्चों को झेलनी पड़ रही है। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की खस्ताहाल स्थिति ये बयां करती है कि इस दिशा में अभी बहुत कुछ करने की दरकार है। ये कोई पहली रिपोर्ट नहीं जिसमें भारत में भूख और कुपोषण पर चिंता जताई गई हो, बल्कि दशकों से ऐसी रिपोर्ट हमारे सामने आती रही है। देश के कई इलाके ऐसे हैं जो कुपोषण और भुखमरी के लिए बदनाम हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद हालात में बेहतरी नहीं आई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं ओडिशा के जाजपुर जिले की। हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो चुके बच्चे जुआंग जनजाति के हैं। बीते जुलाई में जाजपुर इन्हीं बच्चों की वजह से सुर्खियों में आया था, जब जाजपुर के 600 जुआंग आबादी में से 22 बच्चों ने एक ही हफ्ते में कुपोषण के चलते दम तोड़ दिया था। जुआंग बस्ती में न सड़क है, न ही दूर दूर तक अस्पताल के नामो निशान। लेकिन मामला न तो जुआंग तक सीमित है, न ही जाजपुर जिले तक। पूरे ओडिशा में 41% बच्चों और 41.5% महिलाओं का वजन सामान्य से कम है। यही वजह है कि यहाँ से कुपोषण के चलते मौत की खबरें रूटीन की तरह सामने आती रहती हैं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स निकले हैं तो हिंदुस्तान की हालत पूरे साउथ एशिया में सबसे ख़राब है। नेपाल से भी, बांग्लादेश से भी ख़राब है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हमारा खाद्यान्न का उत्पादन जो है वो सिर्फ 1.4% पर एनम हो रहा है। उसी दर से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, तो अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है क्योंकि हम एक्सपोर्ट बहुत कर रहे हैं। हर साल तमाम रिपोर्टों में भारत के भयावह हालात की बानगी दर्ज होती रही है, लेकिन हालात में बहुत सुधार दर्ज नहीं हुआ। 2005-06 में जब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े सामने आए तो पूरी तस्वीर चौंकाने वाली थी। इस सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में 5 साल से कम उम्र के 42.5% बच्चों का वजन कम है, 48% का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हुआ और 20% ऐसे हैं जिनके शरीर के कुछ हिस्से पोषण नहीं मिलने के कारण बेकार हो गए। इसके 5 साल बाद जब 2011 में हंगामा रिपोर्ट आई तो पता चला कि हालात जस के तस हैं। इस रिपोर्ट में देश के 112 जिलों में भूख और कुपोषण का सर्वे किया गया और पता चला कि 5 साल से कम उम्र के 42.3% बच्चे अंडरवेट हैं, 58.8% बच्चों का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हुआ और 11.4% बच्चों के शरीर के कुछ हिस्से कुपोषण के चलते बेकार हो गए। बच्चों के मामले में हालात आज भी नहीं सुधरे हैं।
ओडिशा में प्रोग्रेस हुई है, बिहार में भी हुई है, यूपी में थोड़ा हुआ है, थोड़ी चाल धीमी है पर वहाँ भी हो रहा है। तो हर स्टेट जो है अब सतर्क हो गया है इसको लेकर, और इस चीज़ को लेके सब लोग जो है इसकी तरफ ध्यान भी गया है, कर रहे हैं। पर समस्या बहुत बड़ी है और भारत की जो स्थिति आज वर्ल्ड में है वो काफ़ी पैथेटिक है। हंगामा रिपोर्ट में जिन जिलों को कवर किया गया उनमें सबसे बदतर हालात ओडिशा के मलकानगिरी, मध्य प्रदेश के बरवानी, उत्तर प्रदेश के खेरी, ओडिशा के कोरापुट और उत्तर प्रदेश के सीतापुर हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिन राज्यों में सबसे ज्यादा बच्चे कम वजन के हैं उनमें मध्य प्रदेश पहले, झारखंड दूसरे, बिहार तीसरे, मेघालय चौथे, गुजरात पांचवें और छत्तीसगढ़ छठे नंबर पर है। सिक्किम में सबसे बेहतर हालात हैं। इन राज्यों के उन इलाकों में कुपोषण के मामले ज्यादा हैं जो आदिवासी और दलित बहुल हैं। हमें चाहिए जो हम पॉलिसी केरोसिन में अप्लाई हुई है कि हम डुअल प्राइसेस ख़त्म कर दें और दुकानदार को हम 24 रुपये में गेहूँ दें। और जब हम गरीब आदमी हैं, हम अपना कार्ड लेके जाते हैं तो जैसे हमने अपना ट्रांजैक्शन किया 22 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। ये अगर हम करेंगे, हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़ायदा उठा के ही करेंगे, उससे हमारा लीकेजेस कम होंगे और गरीब को खाना मिलेगा। मामला सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। देश के 15 से 49 साल के बीच की 35.5% महिलाओं को पोषण की दरकार है। उम्र और लंबाई के हिसाब से कम वजन की सबसे ज्यादा महिलाएं बिहार में रहती हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा का नंबर आता है। इन सभी राज्यों में 40% से ज्यादा महिलाओं को भरपूर पोषण नहीं मिल पा रहा। जाहिर है ये महिलाएं जब बच्चों को जन्म देती हैं तो वो जन्मजात कुपोषण के शिकार होते हैं। आयरन की डेफिशिएंसीज है, फोलिक एसिड, विटामिन B12 वगैरह, इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी के कारण जो है माँ का पहले कुपोषण होता है, उसके बाद जो उसके गर्भ में बच्चा है उसका कुपोषण होता है, और वो बच्चा पैदा होने के बाद भी बहुत अच्छी स्थिति में उसकी देखरेख नहीं हो पाती है, और उससे फिर आप हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो 5 वर्ष के नीचे के जो बच्चों की मौत होती है, वो हमारा काफ़ी हाई है। कुपोषण के साथ अगर एनीमिया को मिला दें तो तस्वीर और बदतर हो जाती है। सरकार के मुताबिक पूरे देश में इस वक्त 69.5% बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं। इस सूची में बिहार फिर से पहले नंबर पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। 4 राज्यों को छोड़ दें तो देश के हर राज्य में आधे से ज्यादा बच्चों में खून की कमी है। आदिवासी इलाकों में तो हालात और भी खराब हैं। अगर सिर्फ आदिवासियों की बात की जाए तो भारत इस मामले में उप सहारा अफ्रीका से भी खराब हालत में दिखता है। कुल मिलाकर आज भी देश में प्रति 1000 बच्चों में 39 की पैदा होते ही मौत हो जाती है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। देश में हर थाली तक रोटी पहुंच पाए, इसके लिए कई कोशिशें हुई, लेकिन कुपोषण से निपटने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। वजह कई बताई जा रही हैं। जानकारों का मानना है कि कई बार सरकार खाना पहुंचाने का काम तो करती है, लेकिन उसमें भरपूर पोषक तत्व नहीं होते। सरकार ने हाल ही में फूड फोर्टिफिकेशन यानी कि खाने को पोषक बनाने से जुड़े नियमों को जारी किया है। मिड डे मील और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए इसे लागू किया जाएगा। देश जब आजाद हुआ तो सामने कई चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी थी। इसमें से एक चुनौती थी भूखे नागरिकों का पेट भरना। 7 दशक बाद आज भी इस पर बातचीत हो रही है और सरकार इस दिशा में योजनाएं बना रही है। इस वक्त महिला और बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा कृषि और खाद्य मंत्रालय भूख और गरीबी के खात्मे के लिए करीब 2 दर्जन योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन नतीजे में उतना सुधार नहीं हुआ जितने की उम्मीद की गई थी। भुखमरी कम जरूर हुई, लेकिन इसका खात्मा आज भी नहीं हो पाया है। कुपोषण है बच्चों का, इसका संबंध खाने के अतिरिक्त 2-3 बातों से है, जैसे कि सैनिटेशन से।
और जब तक हमारे देश में खुला शौच जो होती है वो बंद नहीं होगी, ओपन डिफिकेशन नहीं बंद होगा, कुपोषण बना रहेगा। जिन राज्यों में कुपोषण कम है वहाँ आप देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट के ज़िले हैं, नॉर्थ ईस्ट में हालांकि गरीबी है लेकिन चूँकि वहाँ पर टॉयलेट्स का यूज़ होता है इसलिए वहाँ पर कुपोषण कम है। हाल ही में केंद्र सरकार ने फूड फर्टिफिकेशन को लागू करने की बात कही। इसका सीधा मतलब है खाद्य पदार्थों को पोषक तत्वों से लैस करना। इसके तहत आटा, चावल में विटामिन ए, विटामिन B12, जिंक जैसे पोषक तत्व मिलाए जाएंगे, जबकि दूध और खाद्य तेल में विटामिन ए, विटामिन डी और नमक में आयोडीन के साथ आयरन मिलाने को जरूरी बनाने पर विचार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इन नियमों को अनिवार्य करने पर भी विचार चल रहा है। पांचों तत्वों के लिए अब फोर्टिफिकेशन के रेगुलेशन तैयार हैं। इन फोर्टिफिकेशन के रेगुलेशन के आधार पर अब प्राइवेट सेक्टर के ऊपर है वो कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाए, उस तरह के तत्व बनाए और उसको जनता तक ले जाएं। जहां तक उनको मैंडेटरी करने का सवाल है ये तो सरकार के ऊपर निर्भर है। फोर्टिफिकेशन का आइडिया कागज़ पर बहुत अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। एक प्रैक्टिकल दिक्कत तो ये है कि हिंदुस्तान के लोग वही चीज़ खाते हैं जो किसी खाने के आदी हैं, तो फोर्टिफाइड आटे को खाएंगे या नहीं खाएंगे इसमें दिक्कत हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कह दें कि हमने आपसे 1000 रुपये ले लिया, फोर्टिफाई कर दिया, फोर्टिफाई नहीं किया, ये भी हो सकता है। तो उसमें यानी कि करप्शन बढ़ जाएगा। देश में पहले भी कई नियम बने। भोजन की गारंटी के तौर पर 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संसद से पारित हुआ। ये आस जगी कि देश भुखमरी से हमेशा के लिए निजात पालेगा। योजना में प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज हर महीने, अंत्योदय परिवार को महीने में 35 किलो राशन दिया जाएगा। 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो के हिसाब से अनाज। 6 साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी से मुफ्त भोजन। 6 से 14 साल के बच्चों को कक्षा 8 तक रोजाना मिड डे मील। प्रत्येक गर्भवती महिला को 6,000 रुपए की सहायता और राज्यों के स्तर पर खाद्य सुरक्षा आयोग जैसे प्रावधान बनाए गए। 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को कानून के दायरे में लाने की योजना थी, लेकिन कानून बनने के बावजूद इसे लागू कराने में सरकार नाकाम रही। अब केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने भी स्वीकार किया है कि देश में बड़ी आबादी कुपोषण से जूझ रही है। उन्होंने माना कि खाद्य पदार्थों को पौष्टिक बनाए बगैर इससे पार पाना मुमकिन नहीं है। इसके लिए लेजिस्लेशन बनाना जरूरी है, पौष्टिक तत्व हो, और जितने भी इंडस्ट्रीज के लोग हैं, खास करके FSSAI के लोग हैं, जिनको हमने अभी कहा कि जो मिलावट है, एक तो आदमी को जो है पौष्टिक तत्व नहीं मिलता है और जो चीज़ मिलता है उस पर मिलावट रहती है और वैसा मिलावट होता है जो जानलेवा होता है। उसके लिए कानून को सक्रिय करने की जरूरत है। सरकार अब इस बात पर जोर दे रही है कि मौजूदा योजनाओं को ही ज्यादातर कारगर बनाया जाए। एक अध्ययन के मुताबिक शरीर में जिंक की कमी, विटामिन ए, रिबोफ्लेविन, फोलिक एसिड और विटामिन डी जैसे पोषक तत्वों की कमी के चलते 70% महिलाएं और बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। मातृत्व कुपोषण के चलते हर तीसरा बच्चा कम वजन का है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारत ने आर्थिक तौर पर कुछ वर्षों में काफी तरक्की की है, लेकिन गरीबों की तादाद में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। गरीबी और भूख पर खूब राजनीति भी होती रही है। देश में गरीबी की वजहों पर चर्चा तो होती है, लेकिन इस समस्या का निदान आज़ादी के 69 साल बाद भी नहीं हो पाया। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। भारत में बढ़ती आबादी भारत में बढ़ती गरीबी की मुख्य वजह माना जाता है। जिस रफ्तार से मुल्क की आबादी बढ़ रही है, उससे 2026 तक देश की आबादी 150 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। आबादी बढ़ने के साथ ही साक्षरता दर, स्वास्थ्य सुविधाओं और वित्तीय संसाधनों में कमी आती है। इसका बुरा असर रोजगार दर, प्रति व्यक्ति आय और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड।
चाइना में जहाँ 0.6% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है पिछले कई सालों से, हिंदुस्तान में वही 1.4-1.5% रहा, अभी 1.2 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक है नहीं। देश के 60% गरीब बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रहते हैं। इन राज्यों में देश की करीब 85% जनजातीय आबादी रहती है। भारत में गरीबी की एक बड़ी वजह लोगों की खेती पर निर्भरता है, लेकिन खेती में लगातार घाटा होने लगा है। बाढ़ और सूखा इन राज्यों की प्रमुख समस्या है, जिसकी वजह से खेती प्रभावित होती है। इसका असर लोगों की आय पर पड़ता है। इससे पलायन और भुखमरी जैसी दूसरी समस्याएं पैदा होती हैं। कृषि में जो सुधार की आवश्यकता है, खासतौर से पानी को लेकर, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है और पानी का स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है। और वाटर हंग्री क्रॉप्स हम ऐसे जगह पर पंजाब वगैरह में लगा रहे हैं, धान का उत्पादन कर रहे हैं, या शुगर उत्पादन करते हैं महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से कि स्तर गिरता चला जा रहा है। तो हमारा खाद्यान्न उत्पादन सही नहीं है। शहरी इलाकों में मौजूद नौकरियों के मुकाबले नौकरी तलाश करने वालों की संख्या ज्यादा है। इसके चलते अकुशल कारीगरों को न सिर्फ बेहद कम पैसों में काम करना पड़ता है, बल्कि काम के हालात से भी समझौता करना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की बढ़ी तादाद रोजमर्रा के खर्च पूरे नहीं कर पाती। अकुशल कारीगरों के लिए न्यूनतम मजदूरी के मानक नहीं हैं और न ही पुख्ता कानून। गरीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाएं बनी, लेकिन वो ठीक से लागू नहीं हो पाईं। पिछले 20 सालों से कई एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स लाया गया। उसमें मनरेगा एक है, फूड फॉर वर्क शुरू से हुआ था, बाद में वो मनरेगा के रूप में अभी जो आया है। फिर पीडीएस के थ्रू से कैसे कम दामों पे गरीब लोगों को अनाज दिया जाए, उसका पहल रहा। बुनियादी चीजों की लगातार बढ़ती कीमतें और आमदनी में ठहराव बढ़ती गरीबी की प्रमुख वजहों में से एक है। गरीबी रेखा के मानक बाजार की वर्तमान कीमतों के हिसाब से तय नहीं होते। जितने पैसे पर सरकार गरीबी रेखा तय करती है, उतने में एक दिन जिंदा रहना बड़ी चुनौती है। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ ज़ैगम मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी।